स्वागत है आपका सोशलाइज विद राहुल में। और आज हम आपकी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है मेंटल हेल्थ। साथ ही हम बात करेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। और यहाँ पर हैं मिस्टर अमन, जो एक पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर हैं। और वेलकम टू माय चैनल। Thank you for inviting me. अमन जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ है लाइफ में, काफ़ी हेक्टिक चलती है सभी की। तो जो आपका होम्योपैथी है, वो एलोपैथी या अदर मेडिसिन से जो प्रैक्टिसेस हैं, उनसे डिफरेंट कैसे है? देखिए कोई भी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट हो, जब हम बात करते हैं ना तो हम किसी भी पर्सन की एज़ अ ह्यूमन बात करते हैं। अगर हम दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखेंगे, तो उसमें अगर आपको सिर दर्द हुआ, चाहे मेरे को सिर दर्द हो रहा है, चाहे किसी और पर्सन को सिर दर्द हो रहा है, सबको एक ही दवाई दी जाएगी, एक ही पेन किलर दी जाएगी। जबकि उन दोनों की सिचुएशन अलग है, उन दोनों का माइंड अलग सिचुएशन में काम कर रहा है, उन दोनों के दर्द होने का कारण अलग है। सो हम उस अप्रोच पे काम नहीं करते, हम करते हैं इंडिविजुअलाइज़ेशन के अप्रोच पे काम। हमारे लिए हर एक पेशेंट एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। हम उस पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं और उस पर्सनैलिटी में से जो हमें उसके ट्रेट्स मिलते हैं, ट्रेट्स का मतलब है कुछ ऐसी खूबियाँ जो उस सिम्टम्स। पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर का मतलब है अनोखी। मतलब जब मेरे को सिर दर्द होता है तो मैं कुछ अलग फ़ील करता हूँ और किसी दूसरे पर्सन को सिर दर्द होता है तो वो अलग बिहेवियर करता है। तो यही जो डिफरेंस इन बिहेवियर आ रहा है ना, यही हमें हेल्प करता है मेडिसिन को सेलेक्ट करने में। सो बेसिकली दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन और हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यही डिफरेंस है कि हम इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करते हैं। हम पेशेंट की पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं बिफोर गिविंग द मेडिसिन। मेडिसिन देने से हमेशा पहले हम पेशेंट के बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि वो पेशेंट किन सर्कमस्टेंसेस में रहता है, वो पेशेंट का शेड्यूल क्या है, डेली शेड्यूल, वो काम क्या करता है, कहीं वो ऐसी जगह पे नहीं रहता। आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। हुँ। एक पेशेंट है जो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। हुँ। अब मैं उसको कितनी भी दवाइयाँ दे लूँ, अगर उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो जब तक वो उस प्लेस से मूव नहीं कर जाएगा, तब तक वो सही नहीं होगा। हुँ। तो बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ एलोपैथिक फिजिशियन या हम जब दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, जब ये पेशेंट उनके पास जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो उसको एक ऐसी दवाई देंगे जो अस्थमा में काम आती है। हुँ। दे विल नॉट सी द सर्कमस्टेंसेस हुँ। कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में रह रहा है। बट बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन, जब वो पर्सन मेरे पास आएगा, तो मैं पहले उसके सर्कमस्टेंसेस जानने की कोशिश करूँगा। मैं उसको ये एडवाइस भी दूँगा कि आपको इस प्लेस से मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका ये अस्थमा सही हो सकता है। हुँ। सो यही बेसिक डिफरेंस आता है, हम पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं। बात की आपने स्टडी करने की, तो एक जैसे सभी के माइंड में एक बात आती है कि बहुत सा ये एलोपैथिक है, क्विक रिलीफ देती है। हाँ, ऐसा होम्योपैथी में नज़र नहीं आता। देखिए, ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसके बारे में आज हम डिबंक करने वाले हैं इस मिथ मिथ हाँ, को। अच्छा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अपनी प्रैक्टिस में मैंने लाइव एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं। एक पेशेंट आया था एक दिन, मैंने उनको मेडिसिन दी, हमारे सीनियर डॉक्टर ने दी हमारे हॉस्पिटल के, हुँ। और उन्हें बोला कि आप 15 मिनट ना बाहर बैठ जाइए। उनको सीवियर हेडेक था, सीवियर हेडेक, एंड हुँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम लैप्स ऑफ ओनली 15 मिनट्स। हुँ। 15 मिनट तक उनको हमने बाहर बिठा के रखा एंड द पर्सन कम बैक विद अ स्माइल। मेडिसिन देने के हाँ बाद। जी, मेडिसिन देने के सिर्फ 15 मिनट बाद द पर्सन केम बैक विद अ स्माइल। हुँ। जब वो आए थे तो वो कुछ इस तरह थे हुँ। कि डॉक्टर साहब, आई कांट जस्ट बियर दिस, हुँ। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, प्लीज कुछ कीजिए। हुँ। एंड आफ्टर दैट 15 मिनट हुँ। ही वाज लाइक स्माइलिंग कि हुँ। व्हाट यू हैव डन डॉक्टर, व्हाट हुँ। इज इन दैट वन ड्रॉप, हुँ। जो मेरी टंग पे गया, हुँ। जिसने मेरे को इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया हुँ। कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को हेडेक हुआ ही नहीं था। हुँ। सो हमने ऐसे भी क्योर देखे हैं, हुँ। और वहीं पे हमने क्रॉनिक डिजीज वो बीमारियां होती हैं जो बहुत लंबे समय से लोगों में डेवलप होती हुई हुँ। आती हैं, ठीक है, बड़ी लंबी बीमारियां। जैसे? हमने उनके क्योर भी देखे हैं, हुँ। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, हुँ। जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, जो हुँ। लंग्स की बीमारियां हैं, हुँ। किडनी की किसी को प्रॉब्लम है, हुँ। तो ये बहुत लंबे समय थे। हुँ। और गॉल ब्लैडर स्टोन है, ये हुँ। काफी लंबे समय से डेवलप होती हैं। हुँ। दे टुक अ स्पैन ऑफ ईयर्स, हुँ। मतलब इनमें काफी साल लगते हैं इनका डेवलपमेंट। हुँ। तो उनको ठीक होने में भी ना उसी प्रोपोर्शन में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब 6 साल, मतलब में हाँ, कोई जैसे बीमारी डेवलप हुई, हाँ जी। तो उसको क्योर होने में भी 5-6 साल लग उसको क्योर होने में 5-6 महीने तो लगेंगे। हुँ। 5-6 महीने में ही जाके आपको कुछ ऐसे विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि उस इमीडिएट रिजल्ट नहीं हाँ आएगा। जी, तो ये 2 अलग सिनेरियो हुँ। है ना? जब बीमारी जल्दी डेवलप हुई तो हुँ। उसको हमने जल्दी ठीक किया। हुँ। जब बीमारी ने डेवलप होने में इतना समय लिया है, तो उसको ठीक करने में भी समय लगेगा। हुँ। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस जो आ जाता है, और इस चीज़ को लेके ना मिथ बनाया जाता है कि होम्योपैथी टेक टाइम। बहुत लंबा टाइम हाँ लेती जी, है, हाँ बहुत जी।
खानी पड़ती है टाइम हाँ टू जी, टाइम, और बहुत बिल्कुल। सारे प्रिकॉशंस भी करने पड़ते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, ये हाँ जी। ऐसा कुछ। हाँ। देखिए, बीइंग अ फिजिशियन, हुँ, ये हमारी ड्यूटी है कि हुँ, जो हमारा पेशेंट है वो होलिस्टिक वे में सही हो, वो हुँ, पूरे वे में सही हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ उसके एक ऑर्गन पे काम करें, हुँ, क्योंकि देखिए आपका एक बात बताता हूँ, आप अपने आप को एज ए ह्यूमन देखते हो ना, हुँ, ये पूरी बॉडी आपकी है। हुँ, इसमें एक पार्ट में कोई दिक्कत होगी, अगर मैं सिर्फ उसको सही कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी सही हो गई, नहीं। हुँ। सो वो चीज कैसे सही होगी? वो सही होगी डाइट से। रूट कॉज़ पे हाँ काम जी, करते हैं आप, वी हैं? वर्क ऑन द रूट कॉज। हुँ, वो डाइट से, आपके रेजिमेंट से, आपकी हैबिट्स क्या है। अगर कोई पर्सन है वो हुँ, स्मोकिंग करता है, हुँ, हमेशा स्मोकिंग करता है, तो बीइंग अ डॉक्टर हमें उसे बताना पड़ेगा, हमें उसे ये बोलना पड़ेगा कि आपको ये स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। हुँ, अगर कोई पर्सन है जो अल्कोहलिज्म है, हुँ, अल्कोहलिक है, और वो रोज अल्कोहल इनटेक करता है, हुँ, रोज कुछ ना कुछ अल्कोहल पी रहा है, तो हुँ, उसकी जो लीवर ट्रबल्स होंगी वो सही नहीं हो सकती, हुँ, चाहे आप कितनी मेडिसिन दे लो, जब तक वो अल्कोहल का कंजम्पशन कम नहीं करेगा। हुँ, सो हम उस एस्पेक्ट पे काम करते हैं। ओके। तो ये बीइंग अ फिजिशियन हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेशेंट को पूरे तरीके से सही करें। अच्छा, एक माइंड में ये भी आता है, देखिए मैं बताऊँ आपको, हाँ जी। कि होम्योपैथिक मेडिसिन अदर मेडिसिन से काफ़ी कॉस्टली होती है। देखिए, कॉस्टली नहीं होती। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है ना जिसमें आपको जो मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा कम प्राइस पे मिलती है, सबसे ज़्यादा कम प्राइस पे। हुँ, बेसिकली क्या है, मार्केट के अंदर लोगों ने ब्रांड्स का नाम बना दिया है, हाँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्रांडिंग है ना, हुँ, उसकी वजह से कॉस्ट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। कुछ ब्रांड्स हैं जो अपनी मेडिसिन बहुत हाई कॉस्ट पे बेचते हैं, हुँ, बट क्या होता है ना, देखिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रोडक्शन है हुँ, वो मास स्केल पे किया जाता है, हुँ, तो उसकी इसीलिए मास स्केल पे प्रोडक्शन होने की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो काफी नॉमिनल कॉस्ट होती है, बहुत हुँ, कम कॉस्ट होती हुँ, है। तो बट ना, ब्रांड जब उस पे एक ब्रांड का थप्पा लग जाता है, हुँ, तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता है। हुँ, तो वो पूरा एक सिस्टम चला हुआ है मार्केट के अंदर की कुछ ही ब्रांड्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा दवाइयां बिकती हैं और डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये थोड़ा सा है मार्केट के अंदर। बट ये है कि होम्योपैथिक सिस्टम की जो मेडिसिन है हुँ। काफी लो प्राइस में आपको अवेलेबल हो सकती है कहीं से भी। आपके मतलब लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो हाँ जी। स्टार्टिंग में व्हेन यू वाज लाइक स्टूडेंट, और हाँ, जब अभी सेकंड ईयर के टाइम पे, अपने स्टडीज के सेकंड ईयर के टाइम पे मैं जब गया, तो हमें एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में एक्सपोज़र होने का मौका मिला। हमें वहाँ पे पोस्टमार्टम देखने का मौका मिला। अच्छा। अभी थर्ड ईयर के पूरी पोस्टिंग होती है हमारी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे हम सारे सब तरह की सर्जरी देखते हैं। हम इवन सी सेक्शन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, ऑब्स का पूरा सेक्शन हम देखते हैं, और पर्सन को इंजेक्शन कैसे देना है, तो वो पूरा एक्सपोज़र हमें दिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स। उस कोर्स के टाइम पे हमें हर एक चीज़ का पूरा एक्सपोज़र, क्लिनिकल एक्सपोज़र दिया जाता है। आपको बताता हूँ, जब हम लोग गए थे पोस्टमार्टम देखने, तो बच्चों का इतना कम एक्सपोज़र था पहले। फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन तो देखा नहीं था, तो जब सेकंड ईयर में गए तो वहाँ डेड बॉडीज़ थी। उन डेड बॉडीज़ को हमने कटते हुए देखा, कई लोग बेहोश हो गए वहाँ पे, अच्छा, बहुत सारे लोग बेहोश हो गए। अच्छा। उन्होंने पहली बार देखा था, कई को वॉमिटिंग हो गई। बट वो चीज़ ना हमें एक्सपोज़र देती है कि एग्ज़ैक्टली आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स की प्लेसमेंट है वो कैसे हो रखी है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके माइंड में अभी भी मतलब नॉक करता हो कि यार ये वो थोड़ा हॉरिफाइंग था? एक्चुअली हम लोग ना वहाँ पे जो हमारी क्लास की गर्ल्स थी, उन्होंने तो मतलब काफ़ी सेंसिटाइज़ हो गई थी, उन्होंने वॉमिटिंग कर दी। अच्छा, वहाँ पे एक पर्सन थे जो रोज़ मॉर्चरी में ही काम करते थे, अच्छा। तो उन्होंने अपनी एक कहानी बताई कि हम तो ये जो स्कल है ना, इसमें से खून ड्रेन करके इसी में दाल-चावल रख के खा सकते हैं। एज़ एग्ज़ाम्पल उन्होंने बोला हाँ, कि अब तो हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम इस स्कल के इस कटोरी में दाल-चावल रख के खा सकते हैं उस बोन में। सो वो काफ़ी एक ऐसी चीज़ थी जो मैं भूल नहीं पाता। अभी भी मैं दाल-चावल खाने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि माइंड यार, में आती है वो हाँ, चीज़ें। कोई कैसे ऐसा कर सकता है। अच्छा। अच्छा, एक बात और, जो जैसे अभी मार्केट में ना एक स्किन केयर्स को लेके जो कॉस्मेटिक्स को लेकर के और स्किन प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा हाँ है। जी। ऐसा कुछ इसमें भी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे कोई भी सिम्पटम आता है, कोई भी ऐसी बीमारी आती है, तो वो एक्सटर्नल नहीं होती। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। एज़ अ डॉक्टर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब हम स्किन इरप्शन को सप्रेस करते हैं ना, तो वो बाद में चल के हमारे कोई इंटरनल ऑर्गन की कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। जो भी ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो सिर्फ़ बाहर की स्किन पे काम कर रही है, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो सिर्फ़ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही है, जो सिर्फ़ आउटर स्किन पे काम करते हैं, कुछ इरप्शंस को दबा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो उनको ना
थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज बाहर जब भी आती है, जब आपके इंटरनल कोई डिरेंजमेंट हुआ है, तो होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, एक थ्योरी होती है। डिरेंजमेंट का मतलब है ना कि कोई भी ऑर्गन के अंदर खराबी है, कोई भी आपका सिस्टम खराब हुआ है, कोई ब्लड में इम्प्योरिटी आई है, तो वो सब डिरेंजमेंट्स में आता है। ठीक है, तो कोई भी आपका ऐसा कोई इम्प्योर हुआ है, ऑर्गन में कोई खराबी आई है, या फिर ब्लड के अंदर कोई इम्प्योरिटी ज्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन पे इरप्शंस आते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको ठीक करने के लिए बाहर से कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं। वो चीज क्या होगी, वो चीज अंदर पुश बैक होगी, वो जाएगी वापस हमारे इंटरनल ऑर्गन में, क्योंकि बाहर से हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, बाहर वो आ नहीं पा रही। आपको अगर कोई भी ग्लो चाहिए ना अपने फेस पे या पूरी बॉडी पे, कहीं भी ग्लो चाहिए, तो वो ग्लो पता है आपको कैसे आएगा? हमारी बॉडी पूरे 1 साल में सारे सेल्स रिन्यू हो जाते हैं, पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है। मतलब 1 साल पहले जो मेरा बॉडी था ना, वो 1 साल बाद डिफरेंट हो गया है, सारे सेल्स बदल चुके हैं न्यूरॉन्स को छोड़ के। ठीक है, तो अब देखिए न्यूरॉन्स, कार्डियक मसल्स, ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कभी नहीं बदलते, इनको छोड़ के बाकी पूरी बॉडी रिन्यू हो चुकी है। अब ये बॉडी रिन्यू हो चुकी है, अगर आपको इसको सही करना है, अगर आपको ग्लो लाना है, तो आपको ना अंदर काम करना पड़ेगा, अपने इंटरनल पे ध्यान देना पड़ेगा। पे काम करना हाँ, तो लोग क्या करते हैं, लोग डाइट पे काम नहीं करते, लोग वही कूड़ा कचरा खाएंगे, फालतू चीजें खाएंगे, बाहर के फास्ट फूड खाएंगे, और फिर जाएंगे कि हमारी स्किन ऐसी हो गई, हमारी स्किन वैसी हो गई। अगर आपको स्किन पे ग्लो लाना है ना, आपको इंटरनली वर्क करना पड़ेगा। जब वो इंटरनली से बाहर की तरफ आएगी, तब जो ग्लो होगा ना, वो सस्टेन्ड ग्लो होगा, मतलब टिकने वाला। बहुत सारी मेडिसिन है जो ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से स्किन पे ग्लो आता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो अगर कोई वॉट्स वॉट्स हो गए हैं तो उनको सही कर देती है। जैसे एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा, जो कि वॉट्स के लिए काम आती है। और भी बहुत सारे स्किन इरप्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती है होम्योपैथी के अंदर। बट जैसा कि मैं आपको ना पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि होम्योपैथी में क्या है, कोई भी ना स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर दर्द के लिए कोई एक दवाई नहीं मिलेगी, बहुत सारी दवाइयों का सिम्पटम है सिर दर्द। अब आपको पेशेंट की पर्सनैलिटी को स्टडी करना है, तो जो उस पे सूट करेगी ना, वही मेडिसिन आपको उसको देनी है। इसीलिए मैं किसी स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हम बेसिकली पर्सनैलिटीज पे काम करते हैं। जैसी एक पर्सन की पर्सनैलिटी, उसको वही। आपको बताता हूँ एक केस। मैंने एक पेशेंट है, 14 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, उसके बहुत सारे स्किन इरप्शंस हो रखे थे, बहुत सारे स्किन इरप्शंस। तो मैंने उसको एक मेडिसिन दी। वैसे मैंने उसको स्किन इरप्शन के लिए मेडिसिन नहीं दी थी, मैंने उसको दी थी उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करके कॉन्स्टिपेशन के लिए। बट आफ्टर 3 डेज मैं क्या देख रहा हूँ कि उसकी स्किन पे से वो इरप्शंस क्लियर होने लग गए, और विद इन 2 वीक्स वो इरप्शंस डिसअपियर हो गए, बिल्कुल गायब, स्किन हो गई थी, बिल्कुल क्लियर स्किन हो गई। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। तो यही है होम्योपैथी, इज दिस ओनली, कि जब आप इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे देते हो ना, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को समझ के मेडिसिन देते हो, तो पूरे व्यक्ति पे काम करती है, उस पूरे इंसान पे काम करती है। वो सिर्फ एक बॉडी ऑर्गन पे काम नहीं करती, वो उसे एज अ पर्सन सही कर देगी। तो ये बेनिफिट है। जो यंगस्टर्स वगैरह अभी जनरेशन है, हाँ जी, इसमें हेयर फॉल का सिम्टम्स मैं बहुत ज्यादा देता हूँ कि भाई छोटी उम्र में बंदों के बाल सफेद हो गए, किन्हों के झड़ने लगे हैं, तो उसके लिए क्या है इसमें होम्योपैथी में? कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ये चीज बहुत कॉमन है। यही चीज ना डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको हेयरफॉल सही करने की मेडिसिन देगा, ही विल नॉट वर्क अपॉन योर माइंड। क्योंकि आप देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या है, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, यंगस्टर्स के ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस, स्ट्रेस ऑफ अर्निंग, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस है, सोशल लाइफ का स्ट्रेस है। अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये इतना मेजर कॉज है बीमारियों के डेवलप होने का, कि आप सारे कॉजेस को एक तरफ रख दीजिए और स्ट्रेस को दूसरी तरफ, तब भी ये पड़ला भारी होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है। तो इसीलिए ना सबसे पहले हमें माइंड पे काम करना पड़ेगा। अगर किसी भी डिरेंजमेंट को, कोई भी खराबी हुई है बॉडी में, उसको हमें सही करना है, तो हमें माइंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें उस पर्सन को देखना पड़ेगा कि वो किस स्ट्रेस में है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। आपने बोला डल अपीयरेंस हो जाती है, स्किन खराब होती है, स्किन खराब होने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, हेयर फॉल होने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है हमारी बॉडीज को, आप देखिए कितना स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर, कभी एकेडमिक प्रेशर का, कभी यहाँ पे आके अपनी परफॉर्मेंस देने का, कभी हम लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होंगे उस चीज का स्ट्रेस। दूसरा, हम आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका जो स्टेटस है वो हमारे बहुत ऊपर है, इन्फ्लुएंस हो गए, हाँ, तो उनसे मैच करने का स्ट्रेस। तो ये जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस है ना, ये हमारी बॉडी को अलग लेवल पे इम्पैक्ट कर रहे हैं।
जो कि होता है डायनेमिक लेवल, जो हमें दिखता नहीं है। हमें लगेगा कि हम तो सही से रह रहे हैं, नॉर्मल जी रहे हैं, बट ये एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खा रही है, जो आपके माइंड को खा रही है। जब कोई चीज माइंड को खाएगी ना, तो पूरी बॉडी पे ऐसा इम्पैक्ट देगी जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसका कोई इरिवर्सेबल रहेगा। हाँ, जिसका कोई इम्पैक्ट, जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल पाएगा आपको, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ना माइंड को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप स्ट्रेस पे काम करते हैं ना, तो आप एक पर्सन को पूरी तरीके से हील कर देते हैं। तो आप उसके ना अंडरलाइन कॉज पे काम कर रहे हैं। अंडरलाइन कॉज का मतलब वो कारण जिसकी वजह से उस पर्सन को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। हेयर फॉल हो रहा है, डल स्किन हो रहा है, कोई भी गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स। आप देखोगे कि लोग कहते हैं ना, डॉक्टर साहब मैं तो खाना भी हेल्दी खाता हूँ, फिर भी मेरा हमेशा पेट खराब रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस है इसका सबसे बड़ा कारण। अच्छा, एक चीज देखी मैंने, हाँ जी, कि जनरली क्या होता है कि डॉक्टर की फीस आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, नॉर्मल सिटिंग के कंसल्टेशन के आजकल लेने लगे हैं। पहले क्या होता था कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो मेडिसिन भी उसमें इंक्लूड करके देता था, बट अब क्या कंसल्टेशन फी लेते हैं डॉक्टर, और फिर मेडिसिन लिख करके आप बाहर कहीं से ले सकते हैं, केमिस्ट वगैरह से। अभी एक प्रैक्टिस मैंने हाल फिलहाल में देखी है बहुत सारे घरों में, कि केमिस्ट के पास जाते हैं, अपना इशू बताते हैं जो भी उनको है, और फिर वो मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। हाँ जी। तो ये क्या है मतलब? देखिए, इस सिस्टम को ना हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स का मतलब कि आप बिल्कुल एक काउंटर पे गए, केमिस्ट के काउंटर पे, वहां पे आपको इजीली एक मेडिसिन अवेलेबल हो गई, आपने वो ली और खाई और आप सही हो गए। बट इसका इतना बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ना, अभी आपको बताता हूँ। रिसेंटली एक रिसर्च हुई, मेफ्टल स्पास के बारे में आपने सुना होगा। मेफ्टल स्पास मेंस्ट्रुअल पेन्स के लिए मेडिसिन है, इतनी कॉमन है कि हर एक वुमन ने अपनी लाइफ टाइम में एक बार मेफ्टल स्पास जरूर खाई होगी। अब उसके ऊपर एक रिसर्च हुई, पूरा एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग इशू करी कि ये जो मेफ्टल स्पास है ना, ये मेफ्टल स्पास बाद में चल के किडनी और लिवर के डैमेज कर सकती है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। ये एक ओवर द काउंटर ड्रग है। ओवर द काउंटर ड्रग मतलब आपके पेन हुआ, आप गए केमिस्ट के पास, आपने बोला मेफ्टल स्पास दे दो, उन्होंने दे दी, आपने खा ली, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपने देखा ही नहीं। इवन पैरासीटामोल लोग खा लेते हैं ऐसे ही, उसके इतने ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। इवन मेरी मदर है, मैं तो अपने घर पे भी बहुत मना करता हूँ, मेरी मदर है, उनको थोड़ा सा भी फीवर होता है वो खा लेती हैं पैरासीटामोल। सो उसके इतने ज्यादा ब्रीथलेसनेस होती है। बट देखा जाए तो ये फीवर होना, वॉमिट होना, लूज मोशन होना, ये बॉडी के खुद के हाँ जी, प्योर मैकेनिज्म है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसा होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन गया, एक बैक्टीरिया गया, बॉडी क्या करती है? बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी उसको मारने के लिए अपने टेम्परेचर को रेज्ड कर देती है, अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है, जिसको हम फीवर कहते हैं। बेसिकली वही है फीवर। बॉडी का रिस्पॉन्स है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस बाहर से आया, हाँ, उसको मारने के लिए। अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए बॉडी तो अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है। आप क्या कर रहे हो? आप गए, आपने एक ऐसी मेडिसिन खा ली जो उस टेम्परेचर को गिरा देगी। अब उस टेम्परेचर को गिरा दिया, बुखार सही हो गया आपका, बट वो बैक्टीरिया नहीं मरा, वो आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कॉज कर सकता है, कहीं ना कहीं जाके वो दूसरी बड़ी बीमारी कॉज कर देगा। सो यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। डॉक्टर अमन, जैसे हेयर फॉल वगैरह हो जाता है आजकल बहुत जल्दी, तो उसके लिए कोई कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथी में? देखिए, जो कोई भी ले सकता है, मतलब उसका इतना सब कुछ लिखने के। हाँ जी, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम कई सारे जो शैम्पू है, जो हमारे मदर टिंचर से बनाया जाता है, आर्निका शैम्पू, जबरैंडी शैम्पू, ऐसे शैम्पूज देते हैं, बट वो कोई यूनिवर्सल मेडिसिन नहीं है। देखिए, जो भी हो रहा है ना हेयर फॉल, उसका जो अंडरलाइन कॉज है उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो बाहर के एप्लीकेशंस है, इनको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहते हैं। इनके अलावा जो आपके बाहर स्किन पे लगाने वाले या स्कैल्प पे लगाने वाली चीजें हैं, इनके अलावा हम आपको इंटरनल मेडिसिन देते हैं। ऐसी इंटरनल मेडिसिन बहुत सारी है होम्योपैथी के अंदर, जैसे वन फॉर एग्जांपल नाइटम्यूर। एक सिम्टम होता है जिसमें कहा जाता है कि ऐसे करने से बाल ऐसे हाथ में आ गए एकदम से, जितनी बार हाथ फेरो उतनी बार हाथ में आ जाते हैं बाल, तो ये हेयर फॉल का एक सिम्टम है। तो मेडिसिन क्या देते हैं इसके लिए हम नैट्रम म्यूरियाटिकम एक मेडिसिन देते हैं। बट फिर वही कहूंगा कि कोई भी मेडिसिन स्पेसिफिक नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। सीरम और ऑयल में क्या? देखिए, ऑयल जो है वो हमारे जो स्कैल्प है उसको नरिश करने में हेल्प करता था, हमारे स्कैल्प के नरिशमेंट में हेल्प करता है। दूसरा, ऑयल क्या करता है ना, स्कैल्प पे जो मॉइस्चर है उसको कम रखता है। स्कैल्प पे जब मॉइस्चर कम होगा तो वहां पे डैंड्रफ की ग्रोथ नहीं होगी।
इसीलिए बच्चों में, पहले के लोगों में कभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती नहीं होती थी। नहीं ये थी। प्रॉब्लम अभी ओरिजिनेट हुई है कुछ सालों में, कुछ फ्यू इयर्स में। तो ये इसीलिए हुई है क्योंकि हम अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखते हैं पूरे टाइम। मॉइस्चराइज का मतलब है कि हम उस पर वाटर रखते हैं। जितना ज्यादा वाटर का क्वांटिटी रहेगा हमारे उतनी स्कैल्प ज्यादा के, फंगस बनती है। उतना ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है, उतना ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है एक पर्सन को। तो अब वाटर जब तक नहीं हटाओगे, वाटर को हटाने का सबसे जो सीधा साधा ट्रेडिशनल वे है वो है कि हम ऑयल अप्लाई कर लें। ऑयल अप्लाई कर लिया तो मॉइस्चर चला गया। तो वो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इवन जो भी हमारे हाउस होल्ड में अभी सीरम्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये क्या है मतलब? देखिए वो भी यही इसी उस पे बेस्ड है। वो क्या करते हैं, बालों के अंदर ना शाइन आती है, बालों के अंदर सीरम लगाने से मॉइस्चर होल्ड रहता है, तो उससे शाइन आती है। बट एक बार वो आ गई, थोड़ी देर के लिए वो स्टे करेगा, उसके बाद वो डल हो जाएगा। फिर आपको ना हर बार सीरम ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको आपके बालों को नेचुरली आपको शाइन दिखाते रहना है। तो मतलब लॉन्ग रन में ये नेगेटिव, हाँ, लॉन्ग रन में ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। आपकी जो शाइन है, जो नॉर्मल शाइन होती है हेयर के अंदर, वो लॉस हो जाएगी। होम्योपैथी जो है वो हर एक बीमारी के लिए है, हर एक बीमारी के लिए, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, हर एक चीज के लिए होम्योपैथी वर्क करती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे आ रहे हैं। ठीक है, आप किस स्टेज में एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट को कंसल्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक सीनियर ने एक केस डिस्कस किया था। एक वुमेन थी, उनको इनफर्टिलिटी की इशू था और बहुत ही मेजर कॉज था। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो बहन थी उनके हस्बैंड से मैरिज कर ली थी। तो ये काफी एक पेचीदा केस था। तो ना हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, हमारे मटीरिया मेडिका एक बुक होती है जिसमें हम ये सारे सिम्टम्स की स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर ना एक मेडिसिन के अंदर ये पूरा सिम्टम एज इट इज लिखा हुआ था कि इस वाली मेडिसिन की जो वुमेन होती है, इस वाली मेडिसिन की जो पर्सनैलिटी होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो वुमेन होगी ना, ये सोशल नॉर्म्स, ये सोशल नॉर्म है, आप तो नहीं कर सकते ऐसे किसी मैरिड मैन से आप मैरी कैसे कर सकते हो, उससे शादी कैसे कर सकते हो, बट उन्होंने कर ली थी। तो एक ऐसा पर्सन होगा जो इस सोशल नॉर्म को तोड़ेगा, तो उसके लिए ये वाली मेडिसिन दी जाएगी। तो इसी तरीके से ना इनफर्टिलिटी का जो भी कारण है उसके बेसिस पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा देखिए, इसकी ना लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस बहुत हाई है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, इवन बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशंस है होम्योपैथी के अंदर जिसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस जो काफी ईयर्स से बहुत लोग बहुत हेल्पलेस फील करते थे कि कैसे हमारा बच्चा होगा या फिर कैसे हम फादर बनेंगे, कैसे हम पेरेंट्स बनेंगे। तो उनके लिए क्या किया जाता था, उनको एक होम्योपैथिक मेडिसिन दी और कुछ 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला एंड आफ्टर दैट उन्होंने सक्सेसफुली कंसीव किया और वो मदर बनी और उसके बाद हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इनफर्टिलिटी का केस हो या फिर पुअर सेक्सुअल हेल्थ का केस हो, दोनों ही केसेस के अंदर होम्योपैथी बहुत अच्छा एक्ट करती है। डॉक्टर अमन, इसकी जनरल मेडिसिन क्या है मेल और फीमेल दोनों के लिए? देखिए, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो मैंने पर्सनली देखी है प्रिस्क्राइब होते हुए। एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी के अंदर लाइकोपोडियम, या फिर उनके सीमेन में स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म में मोटिलिटी कम है, तो इन सब चीजों को हम इम्पोर्टेंसी कहते हैं। तो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं इम्पोर्टेंसी। फीमेल के केस में भी हो सकता है फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जिसकी वजह से स्पर्म ओवम तक ना पहुंच पा रहा हो, या फिर हो सकता है कि ओवम का प्रोडक्शन ही ना हो रहा हो, एग का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा वुमेन के अंदर जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल है। तो बहुत सारे अंडरलाइंग कॉजेज हो सकते हैं, तो उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब हम पहले पता लगाते हैं व्हाट इज द मेजर कॉज, उसका कॉज क्या है। उसके बाद हम उस पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं और उन पे जो मेडिसिन सूट होती है हम वो उस तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने आपको बताया लाइकोपोडियम एक मेडिसिन होती है, उसका केस मैंने खुद देखा है, खुद और ये handle फीमेल्स किया है। के लिए, मेल्स के लिए? ये देखिए, मेल्स के लिए बेसिकली है, फीमेल्स के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जैसे सीपिया है और भी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर। अगर एक जनरली किसी को अगर देना है या कोई यूज करना चाहे तो एक गुड सेक्सुअल हेल्थ के लिए कौन सी आप प्रेफर रेकमेंड करेंगे? देखिए, मैं ऐसे कोई मेडिसिन रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज जो होती है ना, ये नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है। जब आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा तो उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा होगा और आपका सीमन जो होगा गुड क्वालिटी का होगा।
जब ये दोनों चीजें सही होंगी ना, तो आपकी फर्टिलिटी, आपकी परफॉर्मेंस दोनों ही सही रहेगा। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है शिलाजीत, तो शिलाजीत वगैरह कुछ हेल्प करती है इसमें आगे? देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये क्या किस चीज पे एक्ट कर रही हैं, ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने पे काम करती हैं, कि कैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाया जाए। मैंने आपको अभी भी बताया कि एक्सरसाइज से ज्यादा इफेक्टिव कोई वे नहीं है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का। ये जो शिलाजीत टाइप औषधियां हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और भी हैं मार्केट में जो मिलते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली काम वही है सबका, बट अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो वो चीज सस्टेन्ड रहेगी, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, वो आपको लॉन्ग टर्म में जाके बेनिफिट देगी। बट आपको ये चीजें जो आप बाहर से कोई भी मेडिकेशन खाओगे, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट आएगी। शॉर्ट टर्म के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, उसके बाद फिर से वही सेम प्रॉब्लम, या तो आपको कंटिन्यूअस उसको खाते रहना पड़ेगा। बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखते हो, और स्ट्रेस भी एक मेजर कारण हो सकता है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट लो होता है, स्पर्म की मोटिलिटी लो होती है। तो अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होगा और वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो डॉक्टर अमन, मैंने सुना है कि शुगर और बीपी ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो लॉन्ग लाइफ चलती हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। तो होम्योपैथी में कुछ ऐसा है जो इसे जड़ से खत्म करने के लिए हो? देखिए, ये डिपेंड करता है डायग्नोसिस पे। जितनी जल्दी एक पेशेंट को पता चल गया कि उसको डायबिटीज है या फिर उसको ऐसा बीपी का कोई इशू है, तो उतनी जल्दी हम उसको क्योर दे सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो इरिवर्सिबल होती हैं। अगर आप उस स्टेज पे आके डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जा रहे हो कि आपकी बीपी बहुत हाई चला जा चुका है, या फिर कोई शुगर का पेशेंट है जिसका शुगर काफी हाई है, तो उस स्टेज पे जाके कोई भी उसको रिवर्स नहीं कर सकता। बट अगर आप डायग्नोसिस के अर्ली स्टेजेस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो और साथ में जो डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो बिल्कुल इसको रिवर्स किया जा सकता है। और फिर आपको ये होता है कि अगर अर्ली स्टेजेस में आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, तो आपको लाइफ लॉन्ग वो दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी जो एक नॉर्मल पर्सन को खानी पड़ती हैं ड्यू टू हिज जैसे इंसुलिन वगैरह हाँ जी, लगाना हाँ और जी। जो मेडिसिन होती हैं। बट डायबिटीज भी दो टाइप का होता है। एक डायबिटीज में हम बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है ना, पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, उसके जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, उनको हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स खुद जाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जब फैक्ट्री खत्म हो गई तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो उस केस में आपको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो उस वाले डायबिटीज को कोई भी पर्सन ठीक नहीं कर सकता। जैसे इंजेक्शन वगैरह। हाँ जी, तो उसमें इंसुलिन इंजेक्शन लेना ही होता है। बट एक ऐसा डायबिटीज होता है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है। उसमें क्या है, उसमें हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल होने की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो अगर हम लाइफस्टाइल में बेसिक चेंजेस कर लें, तो इसको बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। बट वो बहुत ही ग्रेजुअल होता है। जिस तरीके से वो डेवलप होने में उसने इतने साल लिए हैं, उसको ठीक होने में भी उतने ही साल लगेंगे। और आजकल मैंने सुना है कि भाई बंदे 1 महीने में रिवर्स कर देते हैं, 2 महीने में कर देते हैं रिवर्स। ये सब बस बोलने की बातें हैं। आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसा प्रैक्टिकली केस नहीं देखोगे कि 1-2 महीने के अंदर कोई भी एडवांस जो स्टेज में डायबिटीज है उसको रिवर्स किया जा सके, या एडवांस स्टेज में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है उसको रिवर्स किया जा सके। ये सब सिर्फ यूट्यूब या फिर दूसरे जगहों पे अपने कंटेंट को बढ़ाने का तरीका है, दैट्स इट। एक दूसरा एस्पेक्ट भी दिखाता हूँ आपको इसका। देखिए, क्योर और ट्रीटमेंट ये दोनों अलग चीजें होती हैं। क्योर का मतलब है आप पेशेंट को जेन्युइनली सही करना चाहते हो, और ट्रीटमेंट का मतलब है आप उसको दवाई देना चाहते हो। अब इन दो चीजों में ना बड़ा अंतर है। क्योर में आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदा होगा, जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता तब तक ही वो आपके पास है। बट अगर आप उसका ट्रीटमेंट लंबा कर दोगे तो लाइफ टाइम आप पे डिपेंडेंट हो गया, लाइफ टाइम आपकी मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गया, लाइफ टाइम उस चीजों को लेने का आदी हो गया। जब तक ट्रीटमेंट चले जब तक उसकी अर्निंग चलेगी, तब तक अर्निंग चलेगी। हाँ। सो ये एक ना बिजनेस बना दिया है लोगों ने, जबकि जो ये प्रोफेशन है काफी नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आपको पहले एज अ ह्यूमन वर्क करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना पड़ेगा। आपको उस चीज को देखना पड़ेगा कि कोई पर्सन है जो अपनी सफरिंग लेके आपके पास आया है, वो परेशान है, तो आपको उसको उस प्रॉब्लम को समझ के आपको क्योर की तरफ जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ट्रीटमेंट, कि हम उस रास्ते पे जाएं जिससे ये जो पेशेंट है ये लाइफ टाइम दवाइयां ही लेता रहे और हमारा बेनिफिट होता रहे। अपना फायदा छोड़ के हमें पेशेंट का फायदा देखना चाहिए, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर ये होता है कि हम पहले पेशेंट का फायदा करें, हम वो उसको ट्रीटमेंट
का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बताएं, बट हम उसको क्योर की डायरेक्शन में ले जाएं। मतलब कि इतने नोबल जो प्रोफेशन है इसको एक तरह का बिजनेस ही बिजनेस बना बना दिया गया है। पूरा पूरा एक इसकी पूरी business। एक इंडस्ट्री है जिसमें कि यही हो रहा है कि कोई भी पेशेंट आया, इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको इंसुलिन थेरेपी देने लग जाते हैं। ओके। जितना इंसुलिन बिकेगा उतना फायदा फार्मा कंपनी को। दैट्स द फैक्ट। तो किस तरह के फायदे ये कंपनीज वगैरह जो है फार्मा ये डॉक्टर्स को ऑफर करती हैं? देखिए फायदे ना कई तरह के हो सकते हैं। छोटा फायदा भी हो सकता है, बड़ा फायदा भी हो सकता है। फार्मा कंपनीज हैं, डॉक्टर्स को लालच देती हैं कि आप हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, हमारे ब्रांड को प्रमोट कीजिए, आप पेशेंट को इंसिस्ट कीजिए कि वो यही वाली मेडिसिन खरीदे, इसी ब्रांड की खरीदे। उसके बदले में उनको हाई कमीशन मिलता है। इवन एवरी प्रिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन कमीशन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है उनमें कहीं ना कहीं डॉक्टर का कोई ना कोई फायदा है। इवन टेस्ट लिखने में भी जो लैब्स हैं उनके साथ डॉक्टर्स की अटैचमेंट होती है, कोलैब कर रखा होता है। हाँ, आपके लैब के थ्रू वो कराएंगे। तो ये ना बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हैं जो काफी देखने को मिलती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी इसी वे में काम कर रहे हैं। कुछ लोग नोबल हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी फील्ड में, और कुछ लोग सिर्फ इसको एज अ बिजनेस देखते हैं और वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस में इंडल्ज्ड हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं एक मतलब एक कोई बीमारी है उसके लिए 10-10 मेडिसिन लिखते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? और मतलब वाकई में वो मेडिसिन यूजफुल होती हैं उस पेशेंट के लिए या बस ऐसे ही? ये जो है ना कोलैबोरेशन, ये काफी स्ट्रांग होता है। इसी के चक्कर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जितनी ज्यादा दवाई बिकेगी उतना ज्यादा कमीशन आएगा, और जितना ज्यादा कमीशन आएगा उतना डॉक्टर का इवन बिजनेस ये मैंने प्रोफेशन। खुद देखा है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में कि मैं अभी कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लिया था लास्ट ईयर, तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिख के दी जो सिर्फ उसी के केमिस्ट पे अवेलेबल थी और कहीं पे मिली ही नहीं। हाँ जी, कुछ इस तरीके इवन से मैंने भी उनको बोला कि किया सर मेरे जाता को है। जेनरिक मेडिसिन वगैरह मेंशन करो, तो कह रहे जेनरिक मेडिसिन में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, रहने दो। हाँ जी, ये ब्रांड्स के बेसिकली कोलैबोरेशन की वजह से वो पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर मेडिसिन पे ही उनका बेनिफिट है। अगर आप जेनरिक मेडिसिन की तरफ जाओगे या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सेम केमिकल फॉर्मूला पे बनी हुई, वो आपको कहेंगे नहीं ये नहीं लेनी, आपको ये लेनी है, क्योंकि इसके साथ उनका बेनिफिट एसोसिएटेड है। दैट इज द डिफरेंस। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, वो जेनरिक मेडिसिन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, उनको बहुत ही लो प्राइसेस पे बेचा जाता है, जिससे लोग इसकी तरफ भी अप्रोच करें। क्योंकि बेसिकली क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ब्रांड के नाम से एक गरीब बंदे को इतनी महंगी दवाई क्यों मिल रही है? मतलब जो मेन उसका जो साल्ट है वो सेम है। हाँ जी, बस ब्रांडिंग का फर्क है। हाँ जी, बस ब्रांडिंग का फर्क है। इवन आप देखोगे ये जो आयुष्मान भारत सेंटर खुले हुए हैं बहुत सारे, जिन पे जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। इवन प्रधानमंत्री एक हाँ जी, मेडिसिन प्रधानमंत्री कार्यालय भी करके है एक मेडिसिन पूरा केमिस्ट का शॉप होता है, तो वहां पे जो मेडिसिन अवेलेबल है वो सारी जेनरिक मेडिसिन है, और वो इफेक्टिव है। वो इफेक्टिव है क्योंकि सॉल्ट तो सेम ही है, बॉडी पे इम्पैक्ट सेम ही आ रहा है, तो उसको प्रिस्क्राइब करने का जो पैसा है वो नहीं आ रहा। बस तो बात हुई मेडिसिन की, बीमारियों की, कैसे उसको क्योर किया जा सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ यहाँ पे कि हेल्दी रहने के लिए सबसे बढ़िया टिप क्या है आपकी तरफ से जो आप देना चाहो सभी के लिए? देखिए, आपको ना डाइट पे और अपनी एक्सरसाइज पे, इन दो चीजों पे इतना ज्यादा फोकस रखना है कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले तो कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है ये बनी कैसे है, जैसे जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं इनके बारे में हमें पता नहीं है कि उसने किस तरीके से इसको बनाया, आपको वो चीज नहीं खानी है। जब तक आप उस चीज से बचे रहोगे तब तक आप ऐसी बीमारियों से बचे रहोगे जिनका ओरिजिन आपको नहीं पता। क्योंकि देखो, बीमारी आ कहाँ से रही है, इन्हीं सब चीजों से आ रही है। तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। जितनी अच्छी डाइट होगी, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, या फिर किसी भी पर्सन को जिसको कोई अगर पहले से भी बीमारी है तो उसको भी क्या है, अगर वो डाइट और एक्सरसाइज ये दो चीजें सही कर लेना अपनी, तो वो उस बीमारी को मैनेज अच्छे से कर सकता है। वो मैनेजमेंट में हेल्प करती है। लोग क्या करते हैं, लोग दवाई खाते रहते हैं, साथ में फास्ट फूड, और बिल्कुल इतना लेजी शेड्यूल रखते हैं, पूरे दिन में एक भी बार एक्सरसाइज नहीं। इवन मैं आपको कहूंगा कि 30% जो लोग है पॉपुलेशन, सिर्फ वही है जो हफ्ते में एक दिन एक्सरसाइज करती है। हफ्ते में एक दिन, आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी 70% डेज क्या है एक्सरसाइज? देखिए, रेकमेंडेड डेज आपके शेड्यूल पर डिपेंड करता है, बट रेकमेंड जो मैं करूंगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे जो पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है और आपकी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ढंग से रहे, और आपको कोई ऐसी
प्रॉब्लम्स ना आए जो एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है। एक्यूमुलेशन का मतलब है चीजें इकट्ठा होना, बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा हो रहा है। अब देखो आप ना एक्सरसाइज के टाइम पे स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्या तरीका है? स्वेटिंग है कि जो बॉडी का वेस्ट है वो टॉक्सिक बाहर है, जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही ना, और एक और प्रैक्टिस बताना चाहूंगा, लोग ना फास्टिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। फास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप महीने में एक दिन सारा खाना छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं खा रहे, आप सिर्फ पानी पी रहे हो, तो वो दिन आपका ना डिटॉक्सिफिकेशन डे होता है। उस दिन बॉडी जो भी आपने पूरे महीने में फालतू टॉक्सिक चीजें खाई हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर देती है। तो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बताता हूँ आपको, ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे जिनकी हाइट बढ़ रही है, ऐसे बच्चों के लिए फास्टिंग का इतना तगड़ा रोल होता है। जब एक दिन का फास्ट होता है उसके 2 दिन बाद ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो पीक कर जाता है। इवन फास्टिंग के 2 दिन बाद ग्रोथ हार्मोन का लेवल ऐसे पीक कर जाएगा। ये फिजियोलॉजिकल है। तो इसीलिए फास्टिंग ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए भी अच्छा होता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो फास्टिंग, साथ में एक्सरसाइज और डाइट, ये 3 टिप्स ही देना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी बात की है हमारे, और एक बहुत अच्छी टिप दी है जाते जाते, तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहें, तो इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, अब कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं आपका राहुल, मिलूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, पीस।